हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। आपने जिस तरह से हमारे पिछले वीडियोस को प्यार और समर्थन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी आज पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई साथी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी पेपर टफ भी होता है और ये पेपर बहुत ही एक स्मार्ट रणनीति भी मांगता है। तो कई साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आपके कितने मार्क्स थे और किस प्रकार से आपने तैयारी की। तो उन चीज़ों को क्लियरिफाई करने के लिए और जो मैंने किया था वो रणनीति साझा करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपने जो साथी हैं उनमें भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और इसका फ़ायदा उठाया जा सके। दोस्तों, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में 919 है, जो काफ़ी कम है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है और बच्चियों को लाइफ लॉन्ग और जिंदा रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आज पैटर्न और टाइम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। वो 2 घंटे का पेपर होता है। सुबह की पारी के अंदर पेपर होता है। जैसे इस साल जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो 27 जून को प्रस्तावित है, जो 9:30 से 11:30 के बीच में पहला पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 है और इस पेपर के आधार पर ही एक मेरिट बनती है, जो लगभग मेरिट है वो 50% के आसपास रहती है, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसकी रहती है। तो दोस्तों, ये बहुविकल्पीय पेपर होते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में या कहे जाए अब सद वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो सेकंड पेपर होता है वो सीसेट का होता है, जो कि 33% अपने को अंक लाने होते हैं। दोस्तों, ये पेपर भी काफ़ी टफ होता है और इसको पास करना हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। तो इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या क्या हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, ये प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा सीसेट वाला देख लेते हैं। तो सीसेट के अंतर्गत 80 क्वेश्चन आते हैं। उसमें कितने थे? 100 क्वेश्चन थे और यहाँ कितने आ रहे? 80 क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। और ये जो होगा ये 200 नंबर का ही होगा। इसमें जो 2.5 नंबर का पर क्वेश्चन होता है और उसमें 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता था। 33% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, वरना इसमें कितने भी नंबर आ जाए, अगर आप GS 1 में इसमें अगर कम आ गए तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये सेकंड पारी में उसी दिन पेपर होता है 2:30 से 4:30 के बीच में। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसके अंतर्गत आजकल का जो यूपीएससी का पैटर्न है उसमें करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो दोस्तों, करंट के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेनी पड़ेगी। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर की जितनी घटनाएं होती हैं उसका हमको अच्छे से अवलोकन करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको पहले सिलेबस की चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, तो देखते जाइए आप। तो इस प्रकार से ये करंट की बात हो गई। उसके बाद है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो नाम से लग रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री के सवाल है वो लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़ा रूल है। यानी इस पेपर के अंदर 1/5 भाग इतिहास का आता है। तो हिस्ट्री आपको अच्छे से तैयार करनी है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसी के आते हैं। दूसरी चीज़, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें भारत और विश्व का प्राकृतिक पढ़ना है, सामाजिक और आर्थिक तीनों भूगोल पढ़नी होती है। लेकिन इसमें नेचुरल भूगोल या फिजिकल जो भूगोल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है। चलिए अब आते हैं भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम्स, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट, इश्यूज, इट्स। इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी में एक ही किताब पढ़नी होती है, लक्ष्मीकांत। तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से अच्छे, और हिंदी मीडियम के लिए तो ये वरदान है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इसको बेहतरीन रूप से करना होगा। अब चलते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि।
तो यहाँ पर ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतनी दी हुई है, बाकी आपको और चीज़ें भी पढ़नी है। तो इसमें इकोनॉमी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। अब एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड अदर इश्यूज़, इसमें आपको कोई ज़्यादा इसने लिखा है कि आपको विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। इसने भारत के अंदर, विश्व के अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंट कन्वेंशन होते हैं वो चीज़ें हमारे को देखनी होती हैं। अब है जनरल साइंस, क्या है जनरल साइंस, तो ये अपने को मैक्सिमम ये हो गया सिलेबस किसके अंतर्गत, सामान्य अध्ययन का। तो हम आज सामान्य अध्ययन की ही चर्चा करेंगे और सीसेट का है वो अगले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ इसकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बुक लिस्ट की भी बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस वीडियो का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें कि हमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, पॉलिटी में जो है वो एक तरह से बुक है, वो है लक्ष्मीकांत। इससे राज व्यवस्था की गीता भी कहा जा सकता है। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसको पढ़ने का फिर तरीका क्या हो, तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रहे, हमारे इस बुक में पढ़ते टाइम चैप्टर में जो एक एक डेफिनेशन आएगी उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रहे, डेफिनेशन को हमारे को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक तरह से ये चीज़ हो गई। अब हम ध्यान रहे, डेफिनेशन की बात होगी, जैसे हो गया समानता क्या है, तो समानता ये पढ़ना पड़ेगा। लिबर्टी क्या है, फर्टेनिटी क्या है, संसदीय सरकार क्या है। हमें ये नहीं पढ़ना होता कि संसदीय सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी, उसके गुण कौन से, उसके दोष कौन से, लेकिन संसदीय व्यवस्था क्या है, संघात्मक व्यवस्था खुद क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद उसके चैप्टर के अंदर घुसना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन वहीं से सीधे आते हैं। तो पॉलिटी की बात हो गई, लक्ष्मीकांत पढ़ना, बार बार पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम ज्योग्राफी की ओर। किसकी ओर, ज्योग्राफी की ओर, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है वो है 6 से 8 ओल्ड NCERT, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। 6-8 में क्या है कि इसके अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी शुरू में दिया होता है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें स्पेशल रूप से पूरे महाद्वीपों को कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 तक की जो न्यू NCERT है उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो ये जो न्यू NCERT है, इनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन रूप से कई जानकारियाँ मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है, एक एटलस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एटलस में अगर क्या होता है, कई बार मैपिंग से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आसानी से आप उन्हें तैयार कर सकते हैं और अपने नंबर में एकदम गेन कर सकते हैं। जैसे भूमध्य सागर पे कौन से देश लगते हैं, कैस्पियन सागर के किनारे कौन से देश हैं, ब्लैक सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, इस प्रकार से दुनिया भर के क्वेश्चन आ रखे हैं और आप हर साल ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये देश आपको याद करने पड़ेंगे इस टाइप से, मतलब तो मैपिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये होगी ज्योग्राफी की बात। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट पर। किस पर, एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट में अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश आप पढ़ने में एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो शंकर आइस की बुक पढ़िए। और अगर आपको दिक्कत है तो आप दृष्टि आइएस की जो आती है, दृष्टि की बुक बहुत ही अच्छी बुक है पर्यावरण की, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता और आपको ढंग से पढ़ना है। तो ये हो गई बात। चलिए एक हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आया था, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 जो एक तरह से इधर हमने लगाया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं, ये आया था भारतीय राष्ट्रीय मरु उद्यान पर। जो अगर आप बाड़मेर जैसलमेर से हो तो आपको सीधा आ जाएगा, नहीं तो भी ये काफ़ी इश्यू में रहता था, हिंदू अखबार में इसकी खूब चर्चाई हुई थी। तो इसमें देखते हैं, तो पहला ही है, ये 2 जिलों में विस्तृत है, हो सकता है आपको पता नहीं हो। उद्योगों के अंदर कोई उद्यान के अंतर्गत कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो इस पर देखते हैं। उसके बाद है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावण भी कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, प्राकृतिक आवास में से एक है। तो तीसरा लगभग आपको पता होना चाहिए। तो चलो तीसरा हो गया, तो इसका मतलब पहला कट गया, ठीक है। अब बचे B, C और D। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, उद्यान के अंदर कोई मानव नहीं है। ये आपको आपने अगर सुना है, अखबार आपने ढंग से पढ़े होंगे, तो ये बहुत बड़े इश्यू है। बाड़मेर जैसलमेर में विशाल क्षेत्र के अंदर फैले हुए राष्ट्रीय मरु उद्यान में खूब सारे गांव और बस्तियां निवास करती हैं। उसको खाली कराने को लेकर कई बार इसमें और विकास कार्य को लेकर संघर्ष चलता रहता है सरकार और लोगों के बीच में, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसका मतलब वहाँ पर वास स्थल है, तो यानी 2 गलत हो गया, ठीक है। 2 गलत हो गया, इसका मतलब A कट गया, इसका मतलब B कट गया, इसका मतलब C कट गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, C। 1 और 3, इसका मतलब ये 2 जिलों में विस्तृत है। ये 2 जिले हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर तो मेरा खुद का जिला है, और दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें पाई जाती है। अब हम थोड़े से पॉलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, तो ये क्वेश्चन
कई बार रिपीट हुआ है और ये 2020 में भी आया वापस। तो मैंने कहा संसदीय व्यवस्था की अब हम क्या करेंगे, इसकी विशेषता पढ़ लेंगे पूरी की पूरी, उसके गुण दोष सब पढ़ लेंगे, लेकिन है क्या संसदीय व्यवस्था क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये हमारे को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। तो हमारे को पता होगा कि जो भारत की जो सरकार है वो लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो ये अपने को ध्यान होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य है? कौन सा कल्याणकारी राज्य आदर्श की घोषणा करता है? अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है और उसके जो चौथा भाग है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो उसमें पहली लाइन यही मिलेगी। तो ये हो गया ये आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको? मैं चाहता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री में हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हमने को पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छी होनी चाहिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ नया नहीं जुड़ता है, बस आपको पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। तो हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट में RS शर्मा नाम की जो NCERT आती है वो आपको पढ़नी है, और मिडिवल में सतीश चंद्रा की NCERT पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया में आप NCERT पढ़ सकते हो, एक बार आप पढ़ लेना विपिन चंद्रा की। कौन सी? विपिन चंद्रा। तो विपिन चंद्रा की NCERT पढ़नी है। उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम बार बार पढ़ना है, ठीक है। जो राजीव अहिर है खुद वो UPSC में सेलेक्टेड है, उनके द्वारा लिखी हुई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इससे कोई क्वेश्चन लगभग बार नहीं आता है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद है कल्चर। कल्चर में कौन सी बुक है? नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो खुद IAS UPSC टॉपर है, तो उनकी बुक बहुत अच्छी बुक है और आप आसानी से पढ़ सकते हो। इस बार थोड़ा सा पेपर काफ़ी टफ आया था, तो मैं चाहता हूं कि एक बुक मेरी ओर से मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद ने पढ़ी है और इसमें खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। वो बुक है आर्य पब्लिकेशन हिस्ट्री बुक। ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगी, लेकिन ये बुक है 600 पेज की। इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों इसमें पार्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको UPSC के अकॉर्डिंग पढ़ना, ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपको इतनी ऑर्गेनाइज रूप से दी हुई है, मैंने इतनी जितनी बुक पढ़ी इससे बेहतरीन कोई ऑर्गेनाइज बुक अभी तक नहीं पढ़ी है। चलिए दोस्तों, अब हम 2020 में जो एक क्वेश्चन आया था उसी को हम वापस देखते हैं हिस्ट्री का। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो उसकी स्थापना क्यों की थी? तो इसने लिखा है उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। तो ये डी है, ये ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ट्रेनेड करना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं है, तो यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया था भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? लेकिन तो ये आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है, मॉडर्न इंडिया से अगर कुछ आपका लगाव है तो आपको पता होगा कि 1899 से 1900 के बीच में भारत के महान सपूत बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा सत्याग्रह हुआ था, जिसका नाम उल गुलान के रूप में जारी रहता है। ये कई बार न्यूज़ में चलता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एक तरह से करंट से रिलेटेड आते हैं। 90% सवाल है वो करंट से रिलेटेड आते हैं। तो करंट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। 10 से 11 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको विजन आईज की जो मासिक करंट अफेयर्स की जो प्रिंटेड नोट्स या फिर आपको जो PDF मिलती है वो आपको पढ़ना है। उसमें से जो साइंस का खंड आता है वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, लगभग क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। दूसरी, अगर आप बैकग्राउंड साइंस से नहीं हो तो आप दृष्टि IAS की बुक जो साइंस टेक्नोलॉजी की आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के आपको टेक्नोलॉजी माहिरी हासिल नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल कैसे बनता है, TV कैसे बनती है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? एप्लीकेशन की, यानी उसके क्या क्या उपयोग है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, स्पेशल फोकस ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रही है, VR, इस टाइप के, जैसे वोल्ट हो गया, आपके मोबाइल से संबंधित TV में या इंटरनेशनल लेवल पर डिफेंस में जो नई नई चीज़ें होती है उसको आपको डिटेल में पढ़ना होता है। इस पर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी टफ
ये एक तरह से टास्क है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ो तो ये आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। अब आते हैं हम जनरल साइंस के ऊपर। तो दोस्तों जनरल साइंस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इतना सारा कौन पढ़ेगा। तो हो सके तो लूसेंट के 1-2 चैप्टर पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी में कुछ भी जो जनरल साइंस से टॉपिक है वो कवर करने वाले जो भी एनसीईआरटी हो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। कौन सी, एक तो लूसेंट हो गई, ये हो गई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें विजन आईएएस की करंट मैगजीन हो गई, और इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सर इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है यूपीएससी के अंतर्गत, और इकोनॉमी में हमेशा मेरा इसमें सबसे बेहतरीन पक्ष जो रहा है पेपर में वो इकोनॉमी में रहा है। मेरे हमेशा इकोनॉमी में काफ़ी सवाल सही हुए हैं, और जो मैंने मेंस दिया तो उसमें मेरे इस पेपर में 107 नंबर थे, ठीक ठाक ही नंबर थे। और आप जो उनकी आप देखोगे मार्कशीट वगैरह तो उनसे तुलना कर सकते हो कि कैसे नंबर थे। इकोनॉमी की मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देता हूँ, कोचिंग का इतना है नहीं। तो मैंने एक ही अरुण सर से इकोनॉमी की स्पेशल क्लास ली थी, बेहतरीन मुझे वो लगे। अगर आपके पास वो पॉसिबल हो, अब वो कैसे पढ़ाते हैं वीडियोस वगैरह, तो आप उनसे एक बार हेल्प ले सकते हो। काफ़ी बेहतरीन इकोनॉमी आपकी हो जाएगी। मैं बिल्कुल गांव से आया था, और आप भी अगर गांव से हो और आपकी एजुकेशन ऐसी होती है तो 12वीं तक या फिर कॉलेज तक हमारा इकोनॉमी से कोई वास्ता नहीं होता। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब इकोनॉमी यहाँ एक बार समझ में आ गई तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और अखबार पढ़ने में, क्योंकि हर अखबार के अंतर्गत एक पेज इकोनॉमी का आता है, तो वहाँ से आप तैयार कर लोगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, अरुण सर की वीडियोस या क्लासेस आपको देखनी है, और दृष्टि आईएएस की बुक जो आती है इकोनॉमी की उसको आप रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक है। क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी बुकें आती हैं वो 1500 या 1000 पेज की आती है, वो आप एफर्ट नहीं कर पाओगे, उसका रिविज़न नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई काम की चीज़ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो दृष्टि आईएएस की बुक है वो क्या छोटी बुक है, उसको आप आराम से पढ़ लोगे। तो दूसरी चीज़ होगी विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की जो मैगजीन जो अभी हमने पीछे देखी थी, उसको आपको बहुत सारा पढ़ना है, और इससे खूब क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमी के लगभग ऐसे मान लो 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और वो पूरे करंट ओरिएंटेड मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा, जो भारत सरकार अभी बजट लेके आएगी वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बजट और सर्वे इसका तो एकदम मूल ढांचा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी, बजट, सर्वे, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ओके, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या पढ़ना है। तो अब दोस्तों हम चीज़ की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे एक क्वेश्चन आया, ये 2020 में एक क्वेश्चन आया। कब आया? 2020 में एक क्वेश्चन आया। इसमें देख लेते हैं, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के लौह इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को पता है कि भारत में ऐसी चीज़ों का, उर्वरक वगैरह, रसायन, इनमें तो लगातार बढ़ता ही जाता है। यूरिया वगैरह हम बाहर से लाते हैं। दूसरा गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी गलत हो गया। अब बी, इसका मतलब 3 अपने आप ही सही हो गया। क्या हो गया? 3 अपने आप सही हो गया। तो 3 ये सही हो गया, तो ये कट गया, 3 ये सही हो गया। तो अब इसका मतलब या तो सी है या डी है। तो भारत में कुल मिलाकर व्यापार घाटे में चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो करंट डेफिसिट है वो अभी तक घाटे के अंतर्गत है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये डी हो गया। अब कुछ स्पेशल नोट्स है जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है इस परीक्षा के अंतर्गत। वो है 10 से 15 साल के पेपर आपको बहुत ही ढंग से करने होंगे। इससे क्या है कि यूपीएससी के पैटर्न का पता चलता है और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का भी पता चलता है। तो ये आपको मिल जाएंगे किसी भी मार्केट में, आप लेके आइए, इनको बार बार मिलाइए, ये मेरी आपकी विशेष सलाह रहेगी। इसको आपको करना ही पड़ेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसमें आप आसानी से कर लोगे। तो ये हो गए 10 से 15 साल के पेपर आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से कोई भी राजा युद्ध करने से पहले अपने हथियारों को, घोड़ों को, सैनिकों को तैयार करता है और युद्ध में जाता है, उसी तरह से आपको भी इस परीक्षा में जाने से पहले अपने को काफ़ी ट्रेनेड करना होगा। उसके लिए आपके पास मेथड है टेस्ट सीरीज। टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो यूपीएससी के 10 से 15 साल ये हो गए। ये कोई भी अच्छी कोचिंग हो उसके बढ़िया से बढ़िया टेस्ट दीजिए। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल रिलेशन अभी हमने देखा पीछे सिलेबस उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन आएंगे 8 से 10। तो इंटरनेशनल जितनी इवेंट्स है, स्थल है और संगठन है, ये आपको भी करने होंगे। दूसरी चीज़, जो करंट है, ऐसे तो करंट खूब है, लेकिन एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का करंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। दूसरी चीज़, पॉलिटी में सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो हमने पीछे भी बात की थी। इक्वलिटी, फर्टिनिटी, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या है, फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट क्या है,
दूसरा चीज़, न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल पढ़ना है। इसकी आप आदत लगा लीजिए। न्यूज़पेपर ऐसे कितनी सूचनाएं आती है, जैसे अभी किसान मूवमेंट चल रहा है, तो इसके हम लगातार आर्टिकल, अगर अपन 25-30 आर्टिकल लगातार पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप जागरण पढ़ सकते हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप हिंदू पढ़ सकते हो। उसके बाद लोग क्या करते हैं, पढ़ने में ज़्यादा फोकस करते हैं। वर्क ऑन हाउ टू अटेंड पेपर, पेपर कैसे अटेंड करना है। अल्टीमेट तो अपना लक्ष्य यही तो है कि पेपर में सफलता पानी है। तो इस पर हमने को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और एक एक चीज़ को हमें देखना है किस प्रकार से पेपर अटेंड करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिलाइए, पिछले पेपर देखते जाइए और कैसे मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। अगर मेरे सवाल 100 सवाल करने हैं आपको 2 घंटे में, यूपीएससी के पेपर है और बहुत बड़ा पेपर आता है, लेंदी पेपर आता है, तो वो भी आपको टाइम फोकस करके टेबल पे करना होगा। दूसरी चीज़, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों, स्टडी को एक एंजॉय के रूप में लीजिए। आप, कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई को एक आनंद के विषय के रूप में लेना चाहिए, जानने की इच्छा के रूप में लेना चाहिए, तो आप इसमें बेहतरीन रूप से सफल कर पाओगे। यूपीएससी में बहुत ही बेहतरीन सिलेबस होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय के साथ पढ़ सकते हो। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह न्यूज़ में चल रहा है। तो ये इसके क्या क्या उपयोग है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान, टेक्स्ट टू स्पीच, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचारण। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम कह नहीं सकते कि किस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको नई टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग तो आप खोज सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं होता है ये खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में लगभग उपरोक्त सभी आंसर होता है और इसका आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। अब हम कई दोस्तों के आ रहे थे कि सर आपके मार्क्स कितने आए थे, तो वो बताइए। तो दोस्तों, ये मेरी रही मार्कशीट, ये 2018 में प्रीलिम्स की मार्कशीट है और मेरा नाम भी देख सकते हो। इसके अंदर मेरे फर्स्ट पेपर में 134 नंबर आए थे। तो 134 नंबर एक तरह से अच्छे मार्क्स है। अगर आपके कोई सीनियर साथी हो या आपने खुद ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप इसको आसानी से देख पाओगे कि 134 नंबर हिंदी मीडियम में कैसे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई, मार्कशीट वाली बात हो गई। चलिए दोस्तों, आज हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी बात कर ली है। आपके सारे डाउट्स मुझे लगता है कि कवर हो गए होंगे और मैं चाहूँगा कि आप सबके लिए इस बार जो 27 जून को एग्ज़ाम है सभी पास करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंस लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।